हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। हम बताएंगे आपको कि रीट में प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है इंडिया ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसमें भारत का परिचय, स्थिति और विस्तार को लेकर हम चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार जो है उसको हम यूँ देखते हैं। चलिए, इससे पहले जो है यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो कांस्टेबल हो, पटवार हो, रीट हो, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, आरएस, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आईएएस में पूछे गए हैं। कुछ संभावित प्रश्न जो हैं उनकी श्रृंखला भी हम आपको देंगे, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो है इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो भी हम यूट्यूब पे आपको देंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, और आरपीएससी के द्वारा आरएस के पेपर में पूछा गया है। कांस्टेबल के अंदर अनेकों बार ऐसा प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न जो है वो भारत का क्षेत्रफल कितना है, आरपीएससी का और जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है उसका लोकप्रिय प्रश्न रहा है ये। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा, देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा का जो प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही भारत की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा का प्रश्न भी अनेकों बार पूछा गया है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में भाग नहीं है। हम इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं दोस्तों, इनका जो आंसर है वो हम हमारे इस चैप्टर को खत्म होने के बाद जो है तब देंगे, या जब चैप्टर पढ़ेंगे तब साथ के साथ इनको जो है सॉल्व करते चलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कई बार 7 सिस्टर्स में से कि कौन सा इसका भाग नहीं है। इनका कई बार जो है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का क्रम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है जुरासिक खंड का था, आर्यावर्त का था, इंडियाना का था, या गोंडवाना लैंड का था, या अंगारा लैंड का था। कोई भी यहाँ पे जो है ऑप्शन दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो गोंडवाना लैंड है, लेकिन हम इसको विस्तृत चर्चा जो है पाठ के साथ पढ़ेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण। इसका आंसर जो है उत्तर पूर्व है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या हम हमारे चैप्टर के साथ करेंगे। सातवां जो प्रश्न है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को। आपका आंसर हो सकता है डच हो, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है पुर्तगाल, और पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत के समुद्र मार्ग की खोज की गई, और इसका श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ भारत की मुख्य भूमि का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है। भारत का होता तो हमारे जो अंडमान निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार के अंदर जो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो है वो होता, लेकिन यहाँ मुख्य भूमि का पूछा है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा जो है और भी कई सारे प्रश्न जो है भारत के अक्षांश देशांतरीय विस्तार के संयुग्म को लेकर पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, दक्षांतीय विस्तार कितना है, समयांतर को लेकर भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा प्रश्न जो अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सम्मिलित किया गया है। एक प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया, लेकिन आप उसे ध्यान दें कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ से अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, भारत परिचय, स्थिति और विस्तार। इसके परिचय की श्रृंखला को हम शुरू करें तो हम जो हमारा एक श्लोक है उससे शुरू करते हैं कि उत्तरम यस्य समुद्रम हिमाद्रेस्य दक्षिणम वर्षदत्त भारत नाम भारत यत्र संतति। उत्तर के अंदर जो है एक पर्वत है, दक्षिण के अंदर महान सागर जो है वो है, और वर्षदत्त भारत नाम ऐसे क्षेत्र का नाम भारत, और यहाँ के रहने वाले जो संतति है वो क्या है, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष स्थित है उसका नाम क्या है, भारत है, और उसके संतति को क्या कहते हैं, हम भारतीय कहते हैं। चलिए दोस्तों, भारत जो है सबसे पहले इसकी हम बात करें तो इसके नामकरण से शुरू करते हैं कि भारत का नामकरण क्या क्या रहा है। क्या वर्तमान में इसका नाम भारत है, यही वर्षों से, यही कालांतरों से चला आ रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत का समय समय के ऊपर जो है नाम परिवर्तन होते रहे हैं। पहला जो इसको नाम दिया गया वो है, हमें जो जैन ग्रंथ वगैरह हैं उनके अंदर जो हमें मिलते हैं उसके अंदर देखिए सबसे पहला जो नाम है वो है आर्यावर्त। भारत जो है उत्तर भारत के में बसने वाली जो आर्य जाति है इसके नाम पे इसे किस नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त का नाम दिया गया। उसके बाद जो है इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। वैदिक आर्यों का स्थान, जो निवास स्थान था वो सिंधु घाटी में था, और ईरानी जो फ्रांसीसी लोग भारत की तरफ आए तो उन्होंने जो है से का उच्चारण है के रूप में किया, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इस प्रकार सिंधु के पार वाला जो क्षेत्र था उसे किस नाम से कहा उन्होंने,
हिंदुस्तान से नाम से कहा। फिर हमारे जो भारत का अंग्रेजी नाम है इंडिया, अंग्रेजी नाम जो इंडिया है वो यूनान वासियों ने दिया। सिंधु नदी को उन्होंने अंग्रेजी में इंडस कहा और इंडस के पार वाला जो क्षेत्र था उसे इंडिया के नाम से जाना गया। और वर्तमान जो नाम है दोस्तों भारत, वो आर्यों के शक्तिशाली राजा राजा भरत जो राम के भाई थे, और एक राजा भरत और थे शकुंतला के पुत्र, उनके नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया, भारतवर्ष जो है ये कहलाया। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। इसके हम जो है कुछ भौगोलिक स्थिति, इसका एक प्रकार से सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी इसमें दे रखा है, इसकी तटीय रेखाएं भी दे रखी है। हमारे विश्व के कुछ जो पड़ोसी देश हैं अन्य भारत के, उनके जो है नाम, उनकी जो सीमाएं हैं वो भी दे रखी है। और हमारे अक्षांश और देशांतर का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो भी इसके अंदर दे रखे हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अवस्थिति एवं विस्तार हम इसको लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित भारत विविधताओं वाला देश है। अनेकों अनेकों विविधताएं इसके अंदर है, हमारी रहन सहन की, हमारे बोलचाल की, हमारा कहते हैं कि कोस कोस पर पानी और 12 कोस पर वाणी, तो ऐसी चीज़ें जो है वो बदलती रहती है। हमारे यहाँ पर अलग अलग हमारे पहनावा है, खान पान जो है हमारे अलग हैं, रीति रिवाज परंपराएं अलग है, ऐसी कई सारी विविधताओं का हमारा एक देश है। इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम क्या हैं, एक हैं। इसकी स्थिति और चतुष्कोणीय आकृति से विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान करती है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी आकृति किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय इसकी जो है भारत की आकृति है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और गिरि सुमेल श्रेणियां, उत्तर पूर्व के अंदर पूर्वांचल की पहाड़ियां, तथा दक्षिण में विशाल हिंद सागर जो है से घिरी हुई है। इस आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कुल 5 देश सम्मिलित हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश सम्मिलित हैं, या उनके नाम पूछ सकता है, युग्म दे सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है। इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इस प्रकार 5 देश जो हैं दोस्तों इसके अंदर सम्मिलित हैं। ध्यान दें आप, 5 देशों की जो क्रम है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रम तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन 5 देशों के नाम पूछा जा सकता है। ऑप्शन में 4, 3 दूसरे दे के एक इनमें से कोई दे दे, या 3 ये दे के कोई एक अन्य दे दे और पूछ ले कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसके अंदर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं। तो भारत जो है इसका अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों हम, अगर संपूर्ण भूमि की बात करें तो वो अलग है। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत की अक्षांशीय विस्तार है। कौन से स्थान पर है, 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी के अंदर, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है और भारत की दक्षिण दिशा के अंदर है दोस्तों। इसके साथ इसके जो है उत्तरी अक्षांशीय बिंदु की बात करें हम तो 37 डिग्री 6 मिनट है, जो इंदिरा कोल नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर है। और उत्तर, अब राज्य था दोस्तों, राज्य की जगह यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जो दूरी है, या उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है दोस्तों, वो है 3214 किलोमीटर। ऐसा प्रश्न आया भी था। और ये कौन से गोलार्ध में है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर हम दोस्तों बात करें तो देशांतर इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर है, पूर्वी देशांतर तक है। स्थान जो है इसका वो है गोरमोता। 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर, वो दोस्तों गोरमोता गुजरात के अंदर है, जो भारत की पश्चिमी दिशा में है। और अगर देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय अगर हम बात करें तो ये किबिथु दिबांग जो है जिला, किबिथु अरुणाचल प्रदेश का यहाँ है और भारत की पूर्वी दिशा के अंदर है दोस्तों। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। और इस हिसाब से जो है देशांतरों के हिसाब से जो है भारत दोस्तों पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, इसको हम जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको एक छोटे से नज़रिए, एक छोटे से चित्र के अंदर हम देख सकते हैं। इसके अंदर दिखाया गया है दोस्तों कि किस प्रकार जो है हम उत्तर से पूर्व और दक्षिण जो है वो हमारा विस्तार है। पूरब से लेकर पश्चिम के बीच की जो हमारी दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो हमारी दूरी है दोस्तों वो 3214 किलोमीटर के रूप में है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में कौन सी है, तो दक्षिण के अंदर जो है भारत स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। हमने जो अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देखी
उसके अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वर्ग किलोमीटर, कई बार इकाई जो है वो बदल दी जाती है, हम ध्यान नहीं देते, केवल संख्या पे ध्यान दे देते हैं और हमारा उत्तर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसके जो इकाई है वो वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर चौड़ा है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है लंबाई और कई बार दोस्तों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के स्थान पर लंबाई और चौड़ाई शब्दावली का प्रयोग भी कर दिया जाता है, तो हमें जो है ये इसका भी ध्यान रखना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.4% है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण भारत जो है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% जो है संपूर्ण विश्व का स्थलीय भाग जो है वो भारत के पास है। विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है हमारा, तो नंबर 1 पर किसका स्थान है, नंबर 1 पर चीन का स्थान है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्थान रूस का, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर जो है दोस्तों भारत का नाम आता है। इसके आगे हम बात करें भारत की स्थिति और विस्तार की दोस्तों, इसके हम चतुर्दिक जो सीमा बिंदु हैं, हमारे चारों जो महत्वपूर्ण कोने हैं, हमारे अंतिम छोर जो हैं, उनकी हम बात करें तो देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु हैं दोस्तों उनको हम देखें। दक्षिण बिंदु जो है हमारा वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका नहीं है दोस्तों, भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वहाँ पे इसका अक्षांशीय बिंदु है। इसके उत्तरतम बिंदु की हम बात करें दोस्तों तो वो इंदिरा कोल है, जैसे हमने थोड़े समय पहले पढ़ा, 37 डिग्री 6 मिनट के रूप में और जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। पश्चिमोत्तर जो सबसे पश्चिम के अंदर हमारा बिंदु है वो है गोरमोता, जो या उसे गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात के अंदर है दोस्तों। वहीं पूर्वोत्तम जो बिंदु है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो किबिथु जो है, जो दिबांग जिले के अंदर अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कन्याकुमारी के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करें भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर ही अक्षांशीय रेखाओं का प्रभाव। हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पढ़ा, तो अक्षांशीय रेखाओं का प्रभाव क्या है और देशांतरीय रेखाओं का प्रभाव क्या है। अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं जो है वो कटिबंध के निर्धारण में काम आती है, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखाओं के माध्यम से कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है दोस्तों। इसका प्रभाव यह है कि ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। अनेक बार इन 8 राज्यों का क्रम पूछा गया है, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इन 8 राज्यों के नाम कई बार पूछ लिया भी जाता है कि कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा उसके अंदर से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों गुजरात, पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसका क्रम है दोस्तों वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ये रेखा जो है दोस्तों भारत को 2 बराबर भागों के अंदर, लगभग 2 बराबर भागों के अंदर बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। दोस्तों हमें ध्यान है भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का मतलब 0 डिग्री अक्षांश से लेके 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी दक्षिणी अक्षांश, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंदर आता है। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से लेके 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। और 66 डिग्री 30 मिनट से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश मतलब ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध के अंदर आता है। हम एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे जिसके अंदर हम अक्षांश देशांतर रेखाओं को किस किस प्रकार इनका प्रभाव होता है, कौन कौन से देश के अंदर से गुजरती है, हमारी समयांतर महान रेखा कौन सी है। इसके अलावा जो है अक्षांशों का विभाजन हमने किस प्रकार कर रखा है, कटिबंध जो है किधर किधर है, अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, किधर से किधर खींची जाती है, इन सारी चीज़ों का जो है हम एक अलग से अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है दिन और रात की अवधि पर, ऋतुओं पर, जलवायु और मानसून पर भी पड़ता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार जो है इसका प्रभाव किस किस पर पड़ता है, तो दिन रात की अवधि पर, ऋतुओं पर, जलवायु और मानसून पर भी इसका प्रभाव जो है दोस्तों
वो पड़ता है। आगे हम बात करें तो भारत के अंदर कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है वो हम देख सकते हैं, और इसकी स्थिति क्या है वो हम देख सकते हैं। हम देखें तो कर्क रेखा जो है राजस्थान, सबसे पहले गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार 8 राज्यों के अंदर से जो है दोस्तों गुजरती है। इसके बाद हम देशांतरीय अंतर और प्रभाव की बात करें तो देशांतरीय अंतर जो है दोस्तों वो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, इनके बीच के अंदर 29 डिग्री 18 मिनट जो है देशांतरीय अंतर आता है। ये जो इस हिसाब से जो है गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। देशांतर का उपयोग जो है दोस्तों समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। जिस प्रकार अक्षांशों का उपयोग कटिबंध के निर्धारण के लिए होता है, उसी प्रकार देशांतर का जो उपयोग है दोस्तों वो किसके लिए होता है, समय के निर्धारण के लिए होता है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 देशांतरों में है। इतने विशाल क्षेत्र के समय को जो है के लिए जो है हम अलग अलग रेखाएं नहीं रख सकते। समय के निर्धारण के लिए जो है एक रेखा का निर्धारण किया गया है, और वो रेखा है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये देशांतर रेखा जो है दोस्तों इसे हम यामोत्तर भी कहते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, या भारत की समय मानक रेखा या भारत की यामोत्तर रेखा कौन सी है, तो दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसका सही आंसर होगा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और ये जो है दोस्तों हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उत्तर से दक्षिणी की ओर जो क्रम है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका उपयोग जो है दोस्तों भारत के प्रमाणिक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। इनका जो 5 राज्य हैं देशांतर रेखाओं का, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्य में से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा। हम बात करें तो भारतीय जो है मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, सॉरी दोस्तों यहाँ 83 डिग्री हो गया, आप इसको 82 डिग्री 30 मिनट लें। पूर्वी देशांतर जो है ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मिन टाइम, जीएमटी जिसे हम कहते हैं, उस 0 डिग्री देशांतर से जो है दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, हम कभी भी अगर हमारे मोबाइल में हम समय सेट करते हैं तो उसके अंदर जो है +5.30 जो है हमें दिखाना पड़ता है, मतलब हम उस समय से कितने आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट जो है उस समय से आगे हैं। देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मानक मध्याह्न रेखा जो है चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देशों के बीचों बीच से गुजरती हो। अगर वो देश के बीच में से नहीं गुजरेगी, उस देश के सारे कार्य संचालन में जो है बाधा होगी। भारत के अंदर जो है अगर हम देखें तो उत्तर में पूर्व के अंदर जो है हमारे अरुणाचल, जहाँ सूर्य उदय पहले हो जाएगा, और पश्चिम के अंदर जो है हमारे गुजरात, वहाँ बाद में होगा। तो दोनों के समय के अंदर बहुत सारा समय का अंतर आ जाता है, 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों, तो बहुत समय का अंतर आ जाता है। इसलिए हमने जो है एक मध्याह्न जो बीच की रेखा उसका निर्धारण किया, जो 82 डिग्री 30 मिनट के रूप में है, और पूर्वी देशांतर के रूप में है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, इन रेखाओं के निर्धारण के लिए हमें ध्यान रखते हैं कि बीचों बीच से गुजरती हो तथा 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच में जो है 30 मिनट का समयांतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 मिनट बराबर 4 सेकंड। पृथ्वी दोस्तों गोलाकार रूप में है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। पूर्व दिशा से उसे पश्चिम दिशा में आने में सूर्य को, घूमती तो पृथ्वी है, लेकिन घूमने से पृथ्वी के जो सूर्य का है उसका प्रकाश पूर्व से पश्चिम में आने के लिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने के अंदर दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए हम जो है उसे 4 मिनट से इंटू करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री सूर्य को जो है आगे सरकने के अंदर 1 डिग्री के अंदर पार करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है, और ऐसे ही 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। भारत की स्थिति और विस्तार, जिसके आधार पर दोस्तों अगर हम भारत का समयांतर देखें तो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। दोस्तों 1 घंटे में घूमेगी 360 में हम 24 से भाग करेंगे तो 15 डिग्री घूमेगी। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में दोस्तों से 60 मिनट के अंदर अगर हम 15 डिग्री का भाग देते हैं तो 4 मिनट का समय आता है। इसलिए जो है हम 1 डिग्री को 4 मिनट से इंटू करते हैं। इस प्रकार जो है भारत का समयांतर कितना हुआ दोस्तों, 29 डिग्री 18 मिनट जो हमने निकाला था, उसके आधार पर जो है
समय लगेगा दोस्तों 29 डिग्री 4 मिनट जो है इसके 16 मिनट 29 डिग्री जो है इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो 116 मिनट आएंगी। और 18 मिनट को दोस्तों अगर हम 4 सेकंड से इंटू करेंगे तो जो है 72 सेकंड का आएगा। तो 117 मिनट और 72 सेकंड, इसको हम सरल करके लिखें तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का जो है अंतर आता है। किसमें दोस्तों? पूरब से लेके पश्चिम की तरफ, मतलब भारत का जो समयांतर है, पूरब में सूर्य 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड पहले उग जाता है पश्चिम की अपेक्षा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के अंदर समय का लगभग अंतर कितना हो गया दोस्तों? 2 घंटे। और एक्चुअल समय का अंतर क्या हो गया? 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सुबह 6 बजे देखा गया, तो गुजरात के अंदर कितने बजे देखा जाएगा? तो दोस्तों लगभग 8 बजे। और सही समय उसका होगा 7:57 मिनट और 12 सेकंड पे जो है सूर्योदय होगा। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है उसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है भारत की स्थिति और विस्तार में हमारी जो तटीय और स्थलीय सीमाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारा यूट्यूब चैनल कैसा लगा, हम इसके अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, उनके सुझाव जो हैं दोस्तों दें। धन्यवाद।